Welcome to on my YouTube channel, Foundation Engineering. So today I will discuss a new topic of soil soil interaction or soil structure interaction behavior and reinforced soil and reinforced soil. So reinforced soil is the recent technique which are used at a place of soil stabilization with the help of uh, introducing with the help of introducing some tensile material into the soil uh, for supporting soil against failure or 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 increase or enhance the bearing capacity of the soil. So now today I will discuss the important feature of reinforced soil and what is the basic need behind to introduce reinforced soil and why it is used and why it is important for us reinforced soil. तो अगर इसको एक बारे में हम लोग विस्तार से अगर देखें एक बहुत डीप में जाकर देखें डिटेल देखें रैनफोर्ड सॉइल का, तो अगर कोई स्ट्रक्चर हम लोग सॉइल के ऊपर बनाते थे तो जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अगर फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि अगर पूरे सुपर स्ट्रक्चर का लोड अगर हम फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र होकर सॉइल में ट्रांसफ़र हो रहा है तो दो मेजर फेलियर होते हैं। एक तो होता है आपका स्लाइडिंग और दूसरा स्लाइडिंग फेलियर हो गया, सेटलमेंट फेलियर हो गया और तीसरा बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी के कारण ये दोनों तरह के फेलियर हो सकते हैं। तो मेजर फेलियर यही है कि बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो वीक हो गई, दूसरा सेटलमेंट जो हो रहा है वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, तो उस केस में फेलियर हो जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर ये दोनों मेजर फेलियर हैं जैसे सेटलमेंट और बियरिंग कैपेसिटी फेलियर है तो इसको कैसे हम लोग कंपनसेट करते थे। तो पहले की जो टेक्निक, अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वीक है या सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और फाइनली फेलियर रिमूव नहीं हो रहा है तो हम लोग पहले जो टेक्निक्स यूज़ करते थे सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो सॉइल स्टेबलाइजेशन से ये दोनों जो मेजर फेलियर हैं कहीं कुछ हद तक इसको हम लोग कंपनसेट कर पाएँ। लेकिन कंपनसेट करने के चक्कर में हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड जब अप्लाई करते थे तो सॉइल स्टेबलाइजेशन अगर हम लोग समझें, उसका डेफिनेशन के बारे में समझे, उसके प्रोसेस के बारे में समझे, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे सॉइल को या कुछ एडिटिव्स या एडमिक्सचर जिस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वीक होती थी उसके साथ हम लोग उसको मिक्सअप करके उसको ऐड करके जिस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वीक होती थी इसको स्ट्रॉन्ग करते थे। तो अगर हम लोग बाहर से कोई मटेरियल ला करके दूसरे सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, कोई एडमिक्सचर ऐड कर रहे हैं, तो एक तो एडमिक्सचर का कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। दूसरी बात यह है मिक्सिंग लेबर कॉस्ट और उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं से लाना, तो बहुत तरह की वैरायटी के जो कॉस्ट हमको पे करना पड़ता था। तो एक तरीक़ा से यह इकोनॉमिकल नहीं हो पा रहा था कि हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन अप्लाई करें, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग टाइम होता था कि उसको मिक्स करके हम लोग जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो डिजायर्ड बियरिंग कैपेसिटी है वो अचीव कर पाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेथड का डेफिनेशन की अगर बात करें, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, तो स्टेबलाइजेशन इज द मेथड ऑफ ब्लेंडिंग मीन मिक्स करना विद a different soil or additives to the soil to improve characteristics of the soil। उसकी प्रॉपर्टी को क्या करते थे, चेंज करते थे। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज होकर के कुछ नया बन जाता है, जिससे उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जा रही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसकी प्लास्टिसिटी, उसकी
उसके अंदर जो वाटर कंटेंट थे वह सब वेरी कर जाएंगे, वो सब चेंज हो जाएंगे। तो स्टेबलाइजेशन इज द मेथड ऑफ ब्लेंडिंग अ डिफरेंट soil or adding additives to the soil improve the characteristics of the soil such as the strength, durability, gradation and plasticity which making the soil more stable। तो ये हम लोग पहले टेक्निक्स कुछ टाइम पास तक, अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर बहुत छोटे लेवल पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। हाँ, अगर हम लोग देखें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेबलाइजेशन का, सॉइल स्टेबलाइजेशन का, तो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग स्टेबलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो जाए, वो इंक्रीज कर जाए, सीयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाए और ग्रेडेशन उसका सही हो जाए, सेटलमेंट कम हो जाए, और अगर इरोजन हो रहा है सोइल का किसी स्लोप पे तो वो स्टेबल रहे, वो इसका इरोजन ना हो, सेटलमेंट कम हो। तो ये इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर देखें डिक्रीज कोहेसिवनेस। डिक्रीज कोहेसिवनेस का मतलब यह जो प्लास्टिक नेचर है सॉइल के अंदर, और दूसरा अगर कोई सॉइल मिक्स करेंगे तो स्वेलिंग और सिंक के जो एबिलिटी है सॉइल के अंदर वह रिमूव हो जाता है। तो वही बोल रहा है डिक्रीज कोहेसिवनेस और प्लास्टिसिटी बिकॉज इंक्रीज इन द फाइबर कंटेंट or smaller content solid particles which are increasing due to the adding some solid particle। Second point है decrease volume expansion और compressibility। डिक्रीज वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर स्वेलिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है और दूसरे मटेरियल को अंदर ऐड करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी जो फेलियर या वीकनेस है ये भी रिमूव हो जाता है। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंड करने की जो श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टी है, कंप्रेसिबिलिटी है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यानी सीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी अबाउट 17% फॉर बेसाल्ट फाइबर। अगर बेसाल्ट फाइबर हम लोग सॉइल के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो 17% इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम लोग पॉलीप्रोपिलीन फाइबर अगर यूज कर रहे हैं, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर, तो उससे क्या होता है 25% तक हम लोग सीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मली सॉइल के ऊपर अप्लाई करके सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। तो वैसे तो होता है मेन दो मेथड होते हैं। एक तो सॉइल स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एडमिक्सचर और एनी एडिटिव मटेरियल। सेकेंड होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन विदाउट एडिटिव और एडमिक्सचर या एनी एडिशनल मटेरियल। तो दो मेथड्स होते हैं। अब इसी दोनों मेथड्स में बहुत सारे इसको कैटेगराइज करके हम लोग नए नए मेथड बनाए, जैसे मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, यानी कोई मैकेनिकल टूल्स की हेल्प से हम लोग सॉइल को अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं, कुछ ऐड करके कुछ रिमूव करके अगर ऐड कर रहे हैं, मैकेनिकल के अंदर आता है। और दूसरा है सीमेंट स्टेबलाइजेशन मेथड, थर्ड होता है लाइम स्टेबलाइजेशन मेथड, एंड फोर्थ केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड, एंड फिफ्थ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टेबलाइजेशन मेथड। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जो मार्केट के अंदर हम लोग यूज करते हैं सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, यूज करते हैं हम लोग। अब जो सॉइल स्टेबलाइजेशन का ये प्रोसेस था, ये उसी के दौरान जो है हम लोग नई टेक्निक्स इम्प्रूव किए हैं। तो सॉइल एक तरीका से कंप्रेसिव मटेरियल होता है, क्योंकि इसी से हम लोग एग्रीगेट, बोल्डर, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये सब हम लोग सॉइल से ही बनाते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। तो यह जितने भी मटेरियल होते हैं एग्रीगेट, वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंप्रेशन को रजिस्ट करने में बहुत ज़्यादा ये कारगर होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये टेंशन को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। टेंशन यानी अगर किसी सॉइल को आप कोई सॉइल का ब्लॉक है, उसके ऊपर आप बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसको प्रेस करेंगे तो आपको ज़्यादा
फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब ये है सॉइल क्या होता है, टेंशन में वीक होता है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जैसे हम लोग आरसीसी के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग पढ़ते हैं, पीसीसी और आरसीसी, तो उसमें जब हम लोग पीसीसी यूज़ करते थे तो पीसीसी में भी एग्रीगेट होता था, यही सॉइल होता था, सीमेंट और एग्रीगेट, और उसमें रेनफोर्समेंट नहीं होता था, और उसको उसको हम लोग लेकर के जब स्ट्रक्चर बनाते थे तो वह चूँकि कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग था तो कंप्रेशन में तो फेल नहीं हुआ, लेकिन अगर एक्सटर्नल लोड के कारण टेंशन जनरेट हो रहा है उस मेंबर के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वह टेंशन को रजिस्ट नहीं कर पाता था, जिससे क्या होता था कि स्ट्रक्चर बनाने के बाद कुछ टाइम बाद क्रैकिंग स्टार्ट करता था जॉइंट के पास से, कॉलम के पास से, तो इस तरह फेलियर जनरेट होते थे। तो हम लोग इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च किए और उसके बाद ये पता चला कि यह टेंशन में रजिस्ट नहीं हो पा रहा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है सॉइल के अंदर, तो वो रजिस्ट नहीं हो पा रहा है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल रिसर्च किए जो पीसीसी के साथ हम लोग ऐड करें, सीमेंट कंक्रीट के साथ, सीमेंट कंक्रीट के साथ ऐड करें, और इससे जब एक्सटर्नल लोड के कारण टेंशन जनरेट हो तो वह टेंशन जो जनरेट हो रहा है वो रजिस्ट हो जाए। तो एल्युमिनियम, कापर, जिंक और स्टील, प्लेटिनम, ये बहुत सारे मटेरियल हम लोग उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके और रिसर्च किए, लेकिन रिजल्ट रहा फेलियर। और जब हम लोग स्टील यूज किए, आयरन रॉड यूज किए स्टील, तो उसमें रिजल्ट अच्छा रहा, क्योंकि यह जो रिजल्ट था, यह जो डिफ्रेंसिएशन था अदर मटेरियल का स्टील मटेरियल के साथ, तो वो टेंशन रजिस्ट कर पा रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो फेलियर आ रहा था, फिर भी रिजल्ट जो आ रहा था फेलियर ही आ रहा था। तो उसके पीछे बाद में फिर पता चला कि इसके पीछे थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था, टेम्परेचर इफेक्ट था। तो वेरिएशन ये देखा गया कि जो कंक्रीट था, कंक्रीट की जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, एल्फा की वैल्यू होती है, वो अलग है, और जो हम लोग मटेरियल एज ए टेंशन मेंबर की तरह यूज करते थे उसकी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग है। तो अगर सेम रेट, सेम टेम्परेचर के अंडर कंक्रीट किसी और रेट से अगर स्पेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो जो रेनफोर्सिंग मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते थे उसके अंदर वो किसी और रेट से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती थी। तो एक तरीका से वो कंपेटिबल कंडीशन नहीं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बन पाता, जिससे फेलियर होता था। जब हम लोग स्टील डाले और फिर उसको टेस्ट किए तो पता चला कि फेलियर अब नहीं हो रहा है, और रिजल्ट हमारा एकदम ओके है। और इसके पीछे हम लोग जब स्टडी किए तो यह रिजल्ट पाया गया कि जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, और उस टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, अब वह दोनों में सेम रेट से हो रही है, यानी अल्फा की वैल्यू सेम है। तो इसीलिए अब कंक्लूजन ये निकला कि यह कंक्रीट के साथ कंपेटिबल मटेरियल है, एक मिलनसार मटेरियल है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के। तो फाइनली वहाँ से हमें रिजल्ट पता चला। तो वैसे ही जब हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो सॉइल में बहुत तरह की, बहुत जगह कोई चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है, रिटेनिंग वॉल के पीछे जो बैकफिल है, और इम्बैकमेंट कोई बनाए हैं सॉइल का, वो जो सॉइल है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप से फेलियर, रिवर बैंक है उसमें जो सॉइल है, तो बहुत सारे फेलियर होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं फेलियर का रिजल्ट ये पाया गया कि वो शियर या टेंशन में फेल हो रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन को तो वो झेल सकते हैं, कंप्रेशन को वो रजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो कंप्रेशन में फेल नहीं होंगे। तो कंप्रेशन में फेल नहीं होंगे, इसका मतलब दो ही रिजल्ट हम लोग चेक किए तो पता चला कि ये टेंशन में फेल हो रहा है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो हमारे पास पहले से था, जो हम लोग कंक्रीट के साथ अप्लाई करके रिजल्ट तक पहुँचे थे, वही कॉन्सेप्ट हम लोग सॉइल के केस में भी अप्लाई किए, क्योंकि एग्रीगेट और कंक्रीट जो बन रहा है वो भी तो सॉइल ही। तो यहाँ भी हम लोग रिजल्ट हमारे पास था कि इसका मतलब ये है सॉइल के अंदर कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल या टेंसाइल मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो जब किसी सॉइल के अंदर हम लोग टेंसाइल मटेरियल को लेयर फॉर्म में डाल के उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल रजिस्टिंग पावर
कैपेबिलिटी, बियरिंग कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स सॉइल। तो आपको इतना ही याद रखना। तो रेनफोर्स सॉइल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉइल एंड लीनियर रेनफोर्सिंग। तो लीनियर फॉर्म में, स्टिक फॉर्म में, जब भी हम लोग कोई टेंसाइल मटेरियल डालते हैं तो या तो वो मेश फॉर्म में डालेंगे, या तो फॉयल फॉर्म में डालेंगे, पॉलीथीन जैसे होती है पतली सी, उस फॉर्म में डालते हैं, या तो नेट फॉर्म में डालेंगे, तो या तो स्ट्रिप फॉर्म में डालेंगे। तो ऐसे लेयर में हम लोग डालते हैं, फिर उसके ऊपर सोयल का लेयर डालेंगे, फिर वो डालेंगे, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो अगर कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल या टेंसाइल मटेरियल की सोयल के साथ मिक्स करके उसकी पूरे ओवरऑल सोयल की जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सोयल की, तो उस सोयल को बोलते हैं रेनफोर्स सोयल। तो द रेनफोर्स सोयल provided by these sticks enable the mass to resist the tension in a way which the soil alone could not. The source of this resistance to tension in the internal friction of soil, because the stresses that are created within the mass and transferred from the soil to the reinforcement strip by the friction. तो ये सारे वही जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें यही मेंशन किया गया है। तो एक्चुअली जब टेंशन हम लोग जनरेट होता है तो कंपेटिबल सोइल के साथ कैसे रहता है कि जो हम लोग लेयर डालते हैं और लेयर के कॉन्टेक्ट प्लेन पे, इंटरफेस पे, जो सोयल एंड रेनफोर्सिंग मटेरियल के बीच में इंटरफेस बनना है, उस पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। और वो फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, तो वो एक्सटर्नल लोड के कारण सोयल के थ्रू पास होकर ट्रांसफर होके आता है, और वही फ्रिक्शन क्या करेगा, और वो जो टेंसाइल जनरेट होगा रेनफोर्समेंट के अंदर, उसके साथ मिक्स होके कंपेटिबल होके इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी या एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स सॉइल का, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या एडवांटेज है रेनफोर्स सॉइल का, तो बहुत सिंपल है। अगर हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल की सोइल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी टेंसाइल को रजिस्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, सोयल का जो सपोर्टिंग नेचर है वो बढ़ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो किसी स्लोप पे जो सोयल हम लोग यूज करते थे, एम्बैकमेंट बनाते थे, इरोजन या स्लाइडिंग के कारण फेल हो रहा था, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब वो फेल नहीं होगा। तो और लेटरल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके अगेंस्ट लड़ने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स सिस्मिक फोर्स अगर लग रहा है तो उसमें यह हाईली रजिस्टिव हो जाएगा। तो ये सारे हम लोग कह सकते हैं प्रॉपर्टी हो जाएगी रेनफोर्सिंग मटेरियल का, या एडवांटेज हो जाएगा रेनफोर्सिंग मटेरियल का। तो अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखें तो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है यहाँ पे, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अर्थ फिल आर नीडेड, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अर्थ फिल आर नीडेड। तो इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग रेनफोर्स सॉइल यूज कर रहे हैं तो जहाँ फिलिंग का काम, जहाँ फिलिंग हम लोग किसी सॉइल के हेल्प से करते थे, अगर फिलिंग 10 मीटर करते थे फिलिंग का काम, तो अब हम लोग 5 मीटर करेंगे, 8 मीटर करेंगे, तब भी अब वो जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, बियरिंग कैपेसिटी और जो रिटेन करने की एबिलिटी है वो बढ़ा दी हम लोग। वो फेल नहीं होगा, तो कम हाइट तक है तब भी लोड हुआ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कम हाइट तक या कम क्वांटिटी जो होता है अर्थ फिल हम लोग यूज कर सकते हैं सेम लोड को रजिस्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है स्टीपर एम्बैकमेंट स्लोप रिड्यूस द लैंड। तो वही है, अगर कोई स्टीपर स्लोप है, अगर कोई स्लोप पे हम लोग सॉइल को यूज किए हैं यहाँ पे, तो ये फेलियर नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, रिड्यूस हो जाएगा अगर फेलियर हो रहा है। थर्ड पॉइंट बोला कंस्ट्रक्शन कैन बी डायरेक्टली डन ऑन 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 ग्राउंड, है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते थे, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते थे, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग फाउंडेशन अगर बनाते थे, कोई फाउंडेशन बना रहा है तो उसको अर्थ के अंदर कुछ हाइट तक हम लोग ले आते थे जिससे बियरिंग कैपेसिटी क्या बढ़ जाए। अब अगर हम लोग रेनफोर्स सॉइल है यहाँ, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेडेड टाइप का करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ग्राउंड सर्विस बना सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे रेनफोर्समेंट हम लोग कर दिए हैं। तो ये अपना
इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा दिए हैं, तो ये लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार है, ये खुद बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। फोर्थ बोल रहा द टेक्निक्स, the techniques is not a separate operation in the construction process, but it is a part of the placing and compaction of the earth। तो बता रहा है कि ये नया टेक्निक्स नहीं है, जैसे हम लोग कंपैक्शन करते हैं, जैसे हम लोग सोयल का अंदर जैसे प्लेस करते हैं फिर कंपैक्ट करते हैं, तो वही टेक्निक्स है, बस इसमें कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग बाहर से ला के ऐड कर देते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर जो है वही रहेगा, पहले का ही प्रोसीजर रहेगा, उसको लेयर डालते हैं, कंपैक्शन करेंगे, वही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट बोला द स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ्टन बी बिल्ट मोर क्विकली देन द कन्वेंशनल मेथड्स। तो अब हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तो सॉइल यूज नहीं करना पड़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं यूज करना पड़ेगा, तो अगर अदर मेथड से हम लोग कंपेयर करें तो रेनफोर्स मटेरियल पे काम करना थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सिक्स है इट प्रोवाइड टेंसाइल रिटेनिंग फोर्स दैट रिड्यूस द लेटरल स्ट्रेसेस। तो ये मैं बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेवन पॉइंट है हाई सिस्मिक लोड रेजिस्टेंस। अब लेटरल लोड क्योंकि सीयर फोर्स और टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल उसके अंदर ऐड किए हैं, ताकि सॉइल क्या हो गया, रेनफोर्स सॉइल हो गया है। इसका मतलब लेटरल लोड जो भी जितने भी जनरेट होंगे उसके अगेंस्ट लड़ने की एबिलिटी ऑलरेडी हम लोग बढ़ा चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हाई सिस्मिक लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। Next point number 8, used in the various soil retaining structure where the failure possibility is generally more than that of the stable condition। तो यह टेक्निक्स हम लोग जो रेनफोर्समेंट मटेरियल है ये हर जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सॉइल फेल हो रहा है, सॉइल का इरेजन हो रहा है, सॉइल का स्लाइडिंग हो रहा है, तो हर जगह यूज कर सकता है। वो रिटर्निंग वॉल का केस है, चाहे स्लोप है, कोई एम्बैंकमेंट स्ट्रक्चर है, हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी वीक हो रही है, इसको स्टेबल करने की, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग सोइल के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो रेनफोर्समेंट की अगर कैटेगरी देखें, दो कैटेगरी है, एक तो होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो रेनफोर्समेंट। तो माइक्रो में देख वुमेन रेनफोर्समेंट, नॉन वुमेन दोनों आते हैं, और माइक्रो के अंदर माइन्यूट साइज के यूनिफॉर्म साइज, शेप एंड साइज के रेनफोर्सिंग मटेरियल होते हैं। तो वुमेन नॉन वुमेन का मतलब ये है, वुमेन का एक जैसे स्वेटर होता है उस तरह से मेश फॉर्म में होता है, उस तरह से यूज कर रहे हैं। दूसरा नॉन वुमेन यानी उस तरह से अगर नहीं है, नेट फॉर्म में नहीं है, मेश फॉर्म में नहीं है, तब भी हम लोग एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो जो रेनफोर्सिंग एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे वो मेटेलिक होगा, पॉलीमेरिक होगा, या इवन नेचुरल मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। बस डिफरेंट क्या है कि उसके अंदर टेंशन को रजिस्ट करने की, सीयर को रजिस्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे मटेरियल यूज करेंगे, मेटेलिक हो सकता है, पॉलीमेरिक हो सकता है, या नेचुरल कोई मटेरियल हम लोग यूज करेंगे जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी, तो मेटेलिक होगा, पॉलीमेरिक होगा और नेचुरल मटेरियल होगा। और किस फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे, तो ये हम लोग स्टिफ फॉर्म में यूज करते हैं, ग्रिड फॉर्म में भी यूज करेंगे, मेश फॉर्म में यूज करेंगे, वेविंग फॉर्म, नेट और फैब्रिक सीट फॉर्म। तो इस इतने तरह के फॉर्म्स होते हैं। एंड दिज एलिमेंट कैन बी यूज एलिमेंट वेरी बट इंक्लूड स्टील एंड जियोसिंथेटिक। तो ये तो वेरी करते रहते हैं कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करें, किस फॉर्म में यूज करें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्टील और जियोसिंथेटिक मटेरियल, ये हाईली टेंसाइल होते हैं, टेंशन को रजिस्ट करने की एबिलिटी इसके अंदर अच्छी होती है अदर मटेरियल कंपेयर में। तो मोस्टली हम लोग यही प्रीफर करते हैं अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर टेंसाइल को रजिस्ट कराना है।
अब अगर हम लोग एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर टेंशन को रजिस्ट करने की एबिलिटी अच्छी है, तो यह जब भी हम लोग सोयल को रेनफोर्सिंग करने के लिए जियो सिंथेटिक मटेरियल रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम लोग मार्केट में सोयल को रेनफोर्स करने के लिए यूज करते हैं। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल होते हैं। तो जियो सिंथेटिक जो मटेरियल होता है, जियो सिंथेटिक मटेरियल ये पॉलीमर का फॉर्म होता है, पॉलीमर मैकेनिकल होता है, मटेरियल पॉलीमर मटेरियल होता है which can be categorized in different form or different groups, that is first one geotextile। तो यहाँ पे जो टाइप्स या कैटेगरी मेंशन किया गया है जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का विद विद दियर एप्लीकेशन, विद दियर यूज, ये मेंशन किया गया है। तो कहाँ पे हम लोग ये जियो सिंथेटिक जो मटेरियल है, रेनफोर्सिंग मटेरियल है, जो ग्रुप है, जो टाइप्स है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट होता है जियो टेक्सटाइल। फर्स्ट टाइप होता है जियो टेक्सटाइल। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे की पॉइंट हम लोग मेंशन कर दिए हैं ऑल। तो हर जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर सोयल टेंशन में वीक है कहीं पे भी, तो वहाँ भी हम लोग जियो टेक्सटाइल यूज़ कर सकते हैं। सीयर में वीक है वहाँ भी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना है वहाँ भी, स्लाइडिंग को रोकना है वहाँ भी। तो डिफरेंट फेलियर इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट फेलियर हो रहे हैं सोयल के अंदर, और उसको रिमूव करना है, तो वहाँ जियो टेक्सटाइल अगर हम लोग एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो फिट बैठता है वहाँ पे। दूसरा होता है जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का दूसरा जो टाइप्स होता है जियो ग्रिड। तो जियो ग्रिड होता है स्पेशली अगर बियरिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करना है, बियरिंग कैपेसिटी को कंपनसेट करना है, बियरिंग कैपेसिटी को चेंज करना है, तो वहाँ पे हम लोग जियो ग्रिड जो होता है जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल वो यूज करते हैं। थर्ड जो टाइप होता है जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का होता है जियो नेट। तो जियो नेट अगर ड्रेनेज या परबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसको इन्फ्लुएंस करना है या परबिलिटी को, तो वहाँ पे हम लोग जियो नेट यूज करते हैं। जियो नेट जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है टाइप्स जियो मेम्ब्रेन। तो जियो मेम्ब्रेन अगर फिल्ट्रेशन एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करना है, फिल्ट्रेशन एबिलिटी बढ़ाना है, रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे हम लोग जियो मेम्ब्रेन यूज करते हैं। जियो मेम्ब्रेन में क्या है, टाइप्स ऑफ जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल। इसके बाद है जियो कंपोजिट। तो जियो कंपोजिट जो मटेरियल होता है ये भी जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का ही टाइप्स है, इसी का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है। तो ये हम लोग डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं, यानी बहुत सारे काम को डैमेजेबिलिटी, परमेबिलिटी, फिल्ट्रेशन, बियरिंग कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सबकी जगह यूज करना है, तो वहाँ पे भी हम लोग जियो कंपोजिट मटेरियल यूज कर सकते हैं। और इन सब के अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है। तो पहला जो अदर यूज, जो स्पेशल अदर यूज यहाँ पे मेंशन किया, पहला पॉइंट अगर देखें, पहला पॉइंट बोला टू कंस्ट्रक्ट वर्टिकल वॉल एंड एबूटमेंट। तो अगर हम लोग सोयल का ही वर्टिकल वॉल बनाना है, तो अगर हम लोग किसी जियो सिंथेटिक मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ईजिली वर्टिकल वॉल बना सकते हैं, क्योंकि अब ये टेंशन में फेल नहीं होना है, ये स्लाइडिंग में फेल नहीं होगा, ये इसका इरोजन नहीं होगा। अब ये टेंशन में स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये इजीली हम लोग वर्टिकल वॉल इससे बना सकते हैं। और एबूटमेंट यानी कोई सपोर्ट हम लोग इससे तैयार कर सकते हैं। अब ये फेल नहीं होगा, स्लाइडिंग के कारण फेल ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये टेंशन में स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकेंड है स्लोप ऑफ इम्बैकमेंट, यानी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप ऑफ इम्बैकमेंट। अगर कोई स्लोप था, इस तरह से सोयल रखे थे, सोयल था, तो ये स्लाइडिंग के कारण फेल हो जा रहा था, टेंशन के कारण, सीयर के कारण फेल हो जा रहा था। लेकिन अब तो ये सीयर टेंशन क्या हो गया, रजिस्ट हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, जो स्लोप है, अगर इसमें हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करेंगे, यहाँ पे रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो ये फेल नहीं होगा। थर्ड है आपका अनपेव्ड रोड। अगर अनपेव्ड रोड बनाना है, तो अगर इसके रेनफोर्सिंग सोयल यूज किए हैं, रेनफोर्समेंट सोयल यूज किए हैं, तो इसका इरोजन कम होगा, स्लाइडिंग के कारण फेलियर कम होगा। तो अनपेव्ड रोड के में अगर हम लोग रेनफोर्सिंग सोयल यूज करके बना रहे हैं, तो काफ़ी यह हेल्पफुल होगा और फेलियर कम होगा।